नमस्कार दर्शक मित्र, चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम डॉक्टर डायरी में आपका स्वागत है। आज 2 अप्रैल यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे। पूरे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर हमारे साथ चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम डॉक्टर डायरी में अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर दीपिका जैन, जो कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है। साथ ही वो शिशु चाइल्ड डेवलपमेंट और बहुत सारी ब्रांचेस के साथ जुड़ी है, जो टॉक शो के एंड में स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो दीपिका जी, आपका चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम डॉक्टर डायरी में स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू दीपिका जी। दीपिका जी, आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, तो सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको ये बताइए कि व्हाट इज द ऑटिज्म। वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे बहुत सारे दर्शक मित्र हैं जो जिसको ऑटिज्म क्या है वो नहीं पता है, तो सबसे पहले तो हम ये जानकारी देंगे कि ऑटिज्म है क्या। ओके, तो ऑटिज्म एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल मीन्स एक तरह का डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें एक तरह की बीमारी तो नहीं है, एक तरह की प्रकृति है। अब इसमें क्या होता है कि एक तो ये बहुत कॉमन है, इस समय 54 में से एक बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ऑटिज्म में होता क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक, बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन डिले होता है, मीन्स कि उस बच्चे को सोशली कम्युनिकेट करना है, लोगों के साथ रिलेशन डेवलप करने हैं, उनसे बात करनी है, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए इमोशन समझने हैं, शेयर करने हैं, फ्रेंड समझने हैं। एक तो इसमें प्रॉब्लम हो रही होती है। दूसरा, उनको सेंसरी और रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट हो रहे होते हैं। तो आप बच्चे देखते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ चीजें लाइन में लगाता जाएगा, कोई बच्चे ऐसे हैं जो फ्लैपिंग करते हैं, इस तरह से बहुत हो रहा होता है, या सर्कल में जा रहे होते हैं। कई बार बच्चे ऐसे कान पे हाथ रखते हैं क्योंकि उनको साउंड से प्रॉब्लम हो रही होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक ही तरह का रास्ते पे जाना होता है, एक ही तरह का खाना खाना होता है। इस तरह के बहुत सारे सेंसरी और रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। तो ये दोनों जो है अगर कॉम्बिनेशन में हो रहे होते हैं तो ऑटिज्म की तरह वो प्रेजेंट करता है। अब मैम हम ऑटिज्म में थोड़ा डीप में जाते हैं कि जैसे कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑटिज्म। जो 3 प्रकार है ऑटिज्म के, वो कौन कौन से है? ऑटिज्म के 3 प्रकार नहीं, ऑटिज्म के 3 आप कह सकते हो 3 ग्रेड्स होते हैं। हाँ, ग्रेड्स होते हैं। एक जो है हम लोग उसको ग्रेड्स होते हैं, तो ऑटिज्म अपने आप में ही एक प्रकार है। तो एक जो है उसमें ऐसा होता है कि हम लोग उसको बोलते हैं लेवल 1। लेवल 1 मतलब सोशल कम्युनिकेशन में बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा सेंसरी हो रहा होगा, पर थोड़ी हेल्प के साथ वो बच्चा काफी अच्छा कर सकता है। फिर होता है लेवल 2, जिसमें बच्चे के काफी रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न होते हैं, काफी जो है सेंसरी इश्यूज हो रहे होते हैं, सोशल कम्युनिकेशन भी नीड बेस्ड, उसकी जरूरत तक ज्यादा हो रहा होता है, आई कांटेक्ट है, रिस्पॉन्स टू नेम में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। दैट इज लेवल 2, जिसमें से हम बोलते हैं गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट देना पड़ता है, काफी सारा सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से, थेरेपिस्ट की तरफ से जरूरत होती है। थर्ड इज लेवल 3। लेवल 3 एक तरह से आप समझ लीजिए सीवियर फॉर्म में चला गया, जिसमें बहुत ही कम कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन हो रहा होता है, या बहुत ज्यादा सेंसरी इश्यूज आ रहे होते हैं, और उस बच्चे को काफी इन डेप्थ थेरेपीज वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से 3 लेवल आते हैं। मैम, अब ऑटिस्टिक पर्सन है तो उसे कैसे जाना जाएगा? जैसे कि व्हाट इज एन ऑटिस्टिक पर्सन लाइक दैट? नहीं, इट्स नॉट दैट। एस आपका जो ऑटिज्म जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डायग्नोसिस है। तो वो आप शुरू में, इट इज एन अर्ली चाइल्डहुड डायग्नोसिस, एकदम छोटे बच्चों में डायग्नोज किया जाता है। अब वो बच्चा, सपोज आप एक बच्चा ले लीजिए जो 1.5 साल का है। अब 1.5 साल का बच्चा जो है, अगर हमें ठीक से आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, हम बुलाएं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नॉन वर्बल, मतलब बिना बोले जो हम कम्युनिकेट करते हैं, आंखों से, पॉइंटिंग से, हम जो शेयर करते हैं कि आपने बच्चे को दिखाया, देखो बेटा वहां एरोप्लेन है, बच्चे ने देखा, बच्चे ने भी आपको दिखाया कि देखो है, बोले या ना बोले आपसे शेयर करने की कोशिश करी। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जब साथ में ज्वाइन हो रहे होते हैं तो ऑटिज्म की तरह बनना शुरू होता है। तो उसका डायग्नोसिस जो है उसमें, इसको बोलते हैं कंस्टलेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स, कि काफी सारी चीजें जो हैं वो साथ में आ रही होती हैं, और उसमें से
फिर उसके ग्रेड रखे जाते हैं कि इससे ज्यादा अगर इतने सारे साइंस एंड सिम्टम्स से थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो वो बच्चा शायद ऑटिज्म की तरफ जा रहा है। कोई ब्लड टेस्ट से या कोई रिपोर्ट से आप इसे डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी क्लियर कट डेवलपमेंटल डायग्नोसिस। यस मैम, ऑटिज्म का कारण क्या है, ये किस कारण से हो सकता है? टू टेल यू द ट्रूथ, अभी तक इसका बहुत अच्छा कारण इतना पता नहीं चला है। इसको मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर बोलते हैं कि बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे रीजन जमा होके जो है वो फिर ऑटिज्म की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ कोविड का लॉकडाउन और ये सब हुआ, उसके बाद ऑटिज्म का डायग्नोसिस होना और ऑटिज्म के फीचर्स आना डेफिनेटली बढ़ गया, क्योंकि इन्वायरमेंटली जो है बच्चे का सोशलाइजेशन कम हो गया और काफी सारे बच्चों का स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया। उसमें बहुत से बच्चों ने ऑटिज्म के फीचर्स दिखाने शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे थोड़ा सा ये स्टडी आना शुरू हो गया है कि उसमें जेनेटिक्स भी रोल प्ले करते हैं। कि अच्छा, अगर हम उस बच्चे के जेनेटिक टेस्ट करा रहे हैं तो सारे बच्चों में तो नहीं, पर काफी सारे बच्चों में से 25 से 30% बच्चों में तो जेनेटिक में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो इसको मल्टी फैक्टोरियल की बहुत सारी चीजें होंगी, उसकी वजह से हो सकता है। और काफी सारे बच्चों में आपको कोई कॉज नहीं मिलता है, किसी भी तरह का कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिलता है, तो भी ऑटिज्म के फीचर्स आ रहे हो। मैम ये ऑटिज्म जो है वो क्योर हो सकता है क्या? इट इज अ डेवलपमेंटल डिले। ये बीमारी नहीं है, आप बीमारी क्योर करते हो। यहाँ पे हमारा एम ये है कि आप जितना उस बच्चे को बेटर कर सकते हो उतना आप करो। इट इज नॉट क्योरेबल बट इट इज वर्केबल। आप उस बच्चे को डेफिनेटली सोशल कम्युनिकेशन में इम्प्रूव कर सकते हो और आप डेफिनेटली उसके सेंसरी इश्यूज वगैरह पे काम कर सकते हो। तो क्यूरेबल नहीं बट यस रेमेडिएबल डेफिनेटली। थैंक यू मैम। और एक सवाल है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक समस्या है, सपोज कि हाउ कैन आई टेल इफ माय सन हैज ऑटिज्म, जैसे कि अगर बच्चे में ऑटिज्म है तो उसका क्या साइन हो सकता है? आप ये पूछ रहे हो कि उनको पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा ऑटिज्म की तरफ जा रहा हाँ, है। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को बहुत ध्यान से देखते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई कंसर्न है, एज इट इज अ रूल कि अगर पेरेंट को कोई कंसर्न लगता है सोशल कम्युनिकेशन में तो एक बार डॉक्टर से पूछ लेने में कोई नुकसान नहीं है। आपको लगता है कि आपका बच्चा उतना अच्छा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, उतना अच्छा सोशलाइज नहीं कर रहा, उतना अच्छा शेयर नहीं कर रहा, उतना अच्छा इमोशनल कनेक्ट नहीं है जितना इस एज के बच्चों का होता है। ऐसे चिल्ड्रेन ना नेचुरली अटेंशन सीकर्स, नेचुरली वो हमसे टाइम मांगते हैं, हम हमारे साथ टाइम बिताना चाहते हैं। बच्चा जो है अकेले अकेले अपने आप में ही खुश है तो सोचिए कि शायद गड़बड़ हो रही है और फिर पूछिए। इफ इन डाउट प्लीज आस्क। ये ऐसी चीज नहीं है जो लाइटली लेनी चाहिए, क्योंकि एक रूल है डेवलपमेंट का, आप जितनी जल्दी चालू करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो अगर डाउट है तो एक बार पूछिए। और इसके बहुत अच्छे सिंपल स्केल्स आते हैं, जैसे एमचेट करके एक स्केल है, 18 महीने से किया जाता है, उसमें 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन में से आप अगर 7 से ज्यादा क्वेश्चन फेल कर रहे हो तो आप हाई रिस्क फॉर ऑटिज्म पे हो गए। आप जो है 3 से 7 क्वेश्चन के बीच में फेल कर रहे हो तो मीडियम रिस्क हो गया, 2 से कम फेल है तो लो रिस्क हो गया। और वो बहुत सिंपल सा स्केल है, उसे करने में जो है मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं। तो ऐसे स्केल से भी आपको आइडिया आ जाता है कि बच्चा शायद उस तरफ जा रहा है और आप उसी समय उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। मैम अभी पिछले कुछ साल में खास करके इंडिया में बच्चों में ऑटिज्म बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो राइट। इस पे आपका क्या रिसर्च है? एक्चुअली इसका इंसिडेंस डेफिनेटली बड़ा है। अगर आप एक साइट है ऑटिज्म स्पीक करके जो बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स देती है, तो अगर आप देखें तो 2004 में इट वाज 1:168, 168 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है। 2018 में ये हुआ 1:59 और अभी 2020 के जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहते हैं इट इज 1:54। तो हाँ, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। फिर से जो बात हो रही है वो ये कॉज हम लोग क्लियर कट कोई नहीं बता पा रहा है, रिसर्च चल रही है पर टाइम लगेगा। अल्टीमेटली ये होता है कि आप कॉज जो है उसको देखो, वो एक पार्ट है, बट आपको साथ में उस बच्चे को ट्रीट करने के लिए, उस बच्चे को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने के लिए जो वर्क करना है वो साथ में चालू कर देना चाहिए, तो आपको उसमें रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। मैम एक और क्वेश्चन है, जो 1 मिलियन गूगल सर्चिंग है बहुत सारे
मदर और फादर के क्वेश्चन से कि डज ऑटिज्म कम फ्रॉम मदर और फादर? जेनेटिक्स, अगर आपका जेनेटिक में आ रहा है तो कुछ बच्चों में मदर और फादर से नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ऑटिज्म जेनेटिक स्टडी चल रही है जिसमें हम बच्चे का और उसके पेरेंट्स दोनों का टेस्ट जो है करवा रहे हैं। तो हमने बच्चे देखे हैं जिनके जो जब जेनेटिक्स कराया है तो उनके जीन्स में प्रॉब्लम है, बट उनके पेरेंट्स के जीन नॉर्मल है। इसको डी नोवो म्यूटेशन बोलते हैं कि बच्चे के जीन में है, पेरेंट के जीन में प्रॉब्लम नहीं। हमने बच्चे देखे हैं जिसमें बच्चे के जीन में है और पेरेंट के जीन में भी है। कई बार एक ही पेरेंट के जीन में है, कई बार दोनों पेरेंट के जीन में है। वो अपने आप में एक अलग ही चीज हो जाती है। तो हाँ, ऑटिज्म के बच्चों में जेनेटिकली होने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है, पर आपको सारे बच्चों में नहीं मिलेगा। नॉट एवरी चाइल्ड यू विल गेट। मैम, ये ऑटिज्म को बर्थ डिफेक्ट कहा जा सकता है? इट इज अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट, इट इज नॉट अ बर्थ डिफेक्ट। बच्चा जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय आपको इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। आपको ऑटिज्म कब पता चलना शुरू होगा? जब बच्चा उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो माइलस्टोन दिखना शुरू होता है। तो जब तक हम लोग 6-7 महीने के लेवल पे नहीं पहुंचते हैं तब तक बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा हमको पता ही नहीं है, हम बर्थ पे नहीं कह सकते। तो जब जैसे जैसे वो माइलस्टोन आना शुरू होता है वैसे पता चलता है। अब पॉइंटिंग है, जो ये पॉइंटिंग वाला माइलस्टोन है वो 15 मंथ्स के ऊपर आता है। तो आप 12 महीने का बच्चा पॉइंट नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 12 महीने का बच्चा आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है या नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए बर्थ पे नहीं, आपको ये धीरे धीरे करके ही पता चलता है। एक और क्वेश्चन से जो बहुत सारे पेरेंट्स हमें करते हैं कि ऑटिज्म यूजुअली कौन सी एज में शो अप होता है और कौन सी एज में डायग्नोस होता है? ऑटिज्म शो करना हो तो 6-7 महीने पे भी कई बार दिखना शुरू हो जाता है। 9-10 महीने पे हम लोगों ने रूटीनली दे रखा है। पर डायग्नोसिस आप ये कह सकते हो कि कई बच्चे जो हैं वो आपको 18 महीने से पहले भी जो है फीचर्स दिखाने लगते हैं, और अगर 18 महीने से पहले फीचर्स आ रहे हैं तो वेट मत करिए। पर जो डायग्नोसिस करने की चालू किया जाता है वो यूजली 18 मंथ्स में एमचेट वगैरह करके किया जाता है, और फॉर्मल डायग्नोसिस जो है वो अराउंड 2-2.5 साल के ऊपर दिया जाता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स चेंज हो रहे होते हैं। तो एक लेवल पर आके जब सिम्टम्स स्टेबलाइज हो जाते हैं तो डायग्नोसिस दिया जाता है। बट द बेसिक रूल इज दैट कि अगर रिस्क है, अगर वो बच्चा सिम्टम्स दिखा रहा है या आपको लग रहा है गड़बड़ है, तो डायग्नोसिस का प्रूव होने का वेट मत करिए। वो तो कई बार लेट हो जाता है। अगर आप जल्दी काम करोगे तो कई बार जो है वो काफी हद तक बाहर निकल जाता है। मैम, पिछले कई साल से आप ऑटिज्म पे वर्क कर रही हैं, तो आपका रिसर्च क्या कहता है? पेरेंट्स को क्या अवेयरनेस रखना चाहिए? पेरेंट को जो है, अगर उन्हें लग रहा है कि उनके बच्चे में स्पीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आई कांटेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेम रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई और बिहेवियर नजर आ रहा है, तो प्लीज लाइटली मत लीजिए। ये मत करिए कि उसके फादर ने लेट बोला था इसलिए बच्चा लेट बोल रहा है, या उसके ये जो हमने बहुत मोबाइल दिखाया उसकी वजह से ये हो रहा है। हो सकता है सारे के सारे फैक्टर साथ में चल सकते हैं, पर एक बार ओपिनियन ले लीजिए, बस छूट नहीं जानी चाहिए। आपको जितनी जल्दी पता चलेगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे इसमें, क्योंकि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू से अर्ली स्टिमुलेशन थेरेपी, बिकॉज ब्रेन प्लास्टिसिटी का कंसेप्ट है कि शुरू के 3 साल में ब्रेन के सीखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो टाइम मिस नहीं करना चाहिए। वो टाइम अगर हमें दिख रहा है कि बच्चा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उस समय जो आप रिजल्ट लाओगे वो बाद में उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो डायग्नोसिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सस्पिशन, ये सस्पिशन है वी वर्क ऑन दैट। मैं बहुत सारे पेरेंट्स की ये समस्या है कि जो बच्चा है वो 14-15 महीने तक सब ठीक कर रहा था और अभी नहीं कर रहा है, तो क्या इसका वैक्सीन से कोई रिलेशन है क्या? ऑटिज्म में अराउंड 25 से 30% बच्चे जो हैं वो रिग्रेस करते हैं। रिग्रेस मतलब माइलस्टोन आके चला जाता है। अच्छा। अब ये माइलस्टोन जो जाएगा वो जाएगा सिर्फ सोशल और कम्युनिकेशन का। मतलब अगर वो बच्चा आपको आई कांटेक्ट दे रहा था या नाम को रिस्पॉन्ड कर रहा था, वो देना बंद कर देगा। वो बाय बाय कर रहा था, शायद वो बंद कर देगा। वो कुछ वर्ड्स बोल रहा था, वो बंद कर देगा। पर वो चल रहा था, दौड़ रहा था, वो नहीं भूलेगा। तो जो रिग्रेशन है वो कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन के माइलस्टोन में होते हैं।
जिसका वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जो रिग्रेशन का जो एज है वो अराउंड 15 मंथ से लेके 2 इयर्स तक का जो एज है, और ये एमएमआर वगैरह की वैक्सीन उस टाइम पे आती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वैक्सीन देने के बाद रिग्रेस हुआ है। बट ओवरऑल वैक्सीन का अभी तक कोई भी इसके मामले में इतनी स्टडीज वगैरह में कोई भी उसका रोल नहीं है। बट रिग्रेशन 25 से 30 ऑटिज्म % ऑफ बच्चे जिनको ऑटिज्म के फीचर्स आते हैं उसमें होता है। कुछ पेरेंट्स ये भी बताता है कि पहले बच्चा बोलता था और अब सडनली उसने बोलना बंद कर दिया है, तो क्या ये ऑटिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। रिग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म। अब उसको और कोई रीजन है कि नहीं बोलना बंद कर दिया, न्यूरोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, वो देखना पड़ता है फिर। देयर आर फ्यू न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें बच्चा जो है धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है, तो वो देखना पड़ता है। बट कोई भी बच्चा अगर सिंपल सा एक रूल है कि ये माइलस्टोन आ गया और वो माइलस्टोन चला गया, तो उसमें हमेशा ये चांसेस है कि समथिंग इज रॉन्ग, कि बोल रहा था और बोलते बोलते बोलना बंद कर दिया, तो उसे एक बार देखना तो पड़ेगा। ऑटिज्म ना सही तो कुछ और होने के चांसेस तो नहीं, उसे एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो अल्फाबेट्स बोलते हैं, 1 से 10 तक नंबर भी बोल लेते हैं, तो उसमें भी क्या ऑटिज्म हो सकता है? फिर भी कुछ कुछ ऐसा होता है जो छूट जाता है। ऑटिज्म जो है वो अल्फाबेट, नंबर्स, कलर्स और शेप्स के बारे में नहीं है। इट इज नॉट अ स्पीच डिसऑर्डर। तो हम लोग बहुत कॉमनली बच्चे देखते हैं जो सारे जहान के अल्फाबेट, नंबर्स, कलर्स, शेप्स बोलते हैं, पूरे पूरे श्लोक सुना देते हैं, पूरी पूरी आरतियां गाते रहते हैं, अपने आप से बोलते रहते हैं, ऐसे भी बोलते रहते हैं। बट दैट इज स्पीच, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैं और आप कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए 2 जने चाहिए। मुझे अपनी बात आपको समझानी है, आप पहले रेडी होने चाहिए सुनने के लिए, आपको समझ के मुझे रिप्लाई बैक करना है। रिप्लाई वर्बल हो सकता है, बोल के हो सकता है, रिप्लाई बिना बोले भी हो सकता है, बट इट इज अ कम्युनिकेशन। खाली अल्फाबेट, नंबर्स, कलर्स और बोलना जो है वो बेसिकली स्पीच है। उसी बच्चे का अगर आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्स टू नेम में प्रॉब्लम है, आप उससे ये पूछ लो आपका नाम क्या है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या वो बेसिक इंस्ट्रक्शन नहीं समझ रहा है, तो वी हैव टू थिंक। तो दिस इज अ कंडीशन जिसे हम लोग हाइपरलेक्सिया बोलते हैं। जैसे डिसलेक्सिया होता है, रीडिंग डिसेबिलिटी, वैसे ही हाइपरलेक्सिया कि आपको ये सब चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो वो एक अलग ही चीज हो गई है। कोई भी बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो उसे सीरियसली लेना पड़ता है। अल्फाबेट, नंबर्स, कलर्स एंड शेप इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। मैम, ये ऑटिज्म है, उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कौन से सिम्टम्स है जैसे हम जान पाते हैं कि ये ऑटिज्म है? आप सिम्टम्स लेना शुरू करो तो अगर आप ले रहे हो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट। अब सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में क्या क्या आएगा? डेफिसिट इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी। सोशल कि मुझे आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान है, जॉइंट अटेंशन। मुझे आपके इमोशन समझ में आ रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो मैं कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी में डिले आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स में डिले आएगा। उसको कुछ चाहिए, उसने पॉइंट करके दिखा दिया, ऐसे पॉइंट किया और आपको देखा ही नहीं, तो ये सिर्फ पॉइंटिंग है, दिस इज नॉट कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेटिंग बिहेवियर, आपको हम लोग को जो फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, अगर मुझे वहां से पानी का ग्लास चाहिए तो मैं पानी का ग्लास देख के, आपको देख के पानी का ग्लास देखूं तो भी आप समझ जाओगे कि मुझे पानी का ग्लास चाहिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेटिंग बिहेवियर, आई कांटेक्ट में, रिस्पॉन्स टू नेम में, पॉइंटिंग फॉर कम्युनिकेशन में डिले हो सकता है। एंड थर्ड इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। फ्रेंड्स होते हैं, दूसरे बच्चों के साथ हम खेल सकते हैं, हमें दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट होता है, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट होता है, इन सब में डेफिसिट होता है। तो दिस इज सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट जो है। सेंसरी में हम रूटीन में देखते हैं कि वो बच्चा एक जगह बैठ नहीं रहा है, दौड़े जा रहा है, या उसको जो है लिफ्ट से बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपेशन है। उसका उल्टा भी हो सकता है कि उस बच्चे को हाइट से डर लगता है, लिफ्ट में नहीं जाना है, साउंड बहुत पसंद है, साउंड से डर लगता है, कंटिन्यूअसली लाइट देखता रहता है, लाइट अवॉइड करता है। 7 सेंसरी में से कोई भी सेंसरी जो है वो या तो सीकिंग हो सकती है या अवॉइडिंग हो सकती है। बिल्कुल कॉमन जो है, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो, जैसे आप अल्फाबेट नंबर पे हम बात कर रहे थे, हम ऐसे ही अल्फाबेट, नंबर्स, कलर्स और शेप बोले जा रहे हैं बिना मतलब के, तो वो जो है एक तरह का स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हो गया। या आप
एक ही तरह का मूवमेंट रिपीट करे जा रहे हैं, वो भी स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हो गया। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है कि आपको जो है खिलौनों से खेलना नहीं है, उन्हें लाइन में ही लगाना है, उनका पैटर्न टूटना नहीं चाहिए, एक ही तरह का जो है प्ले है वो आ रहा है। इस तरह के फीचर्स आ रहे होते हैं तो ऑटिज्म की तरफ सोचना शुरू कर। कभी-कभी बच्चा ऐसा भी होता है कि एक ही सेंटेंस बार-बार बोलता रहता है। राइट, शायद ऑटिज्म बार-बार हो सकता बोलना। है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। सी बच्चा जब बोलना शुरू करता है, 2 अलग चीज़ें, एक बार जब बच्चा शुरू में बोलना शुरू करेगा तो वो यूज़ुअली हम बोल रहे हैं वो इमिटेट करके सीखेगा। पहले वो इमिटेट करेगा बट फिर वो उसी वर्ड को अलग-अलग जगह यूज़ करना शुरू कर देगा। इसे जनरलाइज़ेशन ऑफ स्पीच बोलते हैं, जनरलाइज़ेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज बोलते हैं। ऑटिज़्म का जो रेपिटेशन है उसे इकोलेलिया बोलते हैं कि बच्चा सेम टोन में, सेम पैटर्न में रिपीट करता है। तो आपने सपोज उस बच्चे से पूछा बेटा आपको पानी चाहिए, तो क्योंकि उस बच्चे को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो वो सेम रिपीट कर देगा, बेटा आपको पानी चाहिए। तो रेपिटेशन कैन बी सेम टाइम और रेपिटेशन कैन बी डिलेड आल्सो। तो हम बच्चे देखते हैं जो भी उन्होंने टीवी में देखा या राइम सुने हैं उस समय तो नहीं, पर बाद में बैठे बैठे वो रिपीट करते जाएंगे। तो ये अलग तरह के रेपिटेशन होते हैं कि वो बच्चा ऐसे ही रिपीट किया जा रहा है, इसको इको बोलते हैं, इको ले लिया। मैम आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है तो आप अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? प्लीज टेक योर किड्स सीरियसली। आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, इतना आसान नहीं होता है। आप कोई भी तरह का अगर आपको सस्पिशन लग रहा है एक बार पूछिए, थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश करिए। जल्दी हो पकड़ेंगे, जल्दी उस पे काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बैठे मत रहिए। ये अनकॉमन कंडीशन नहीं है, ये बहुत कॉमन कंडीशन है। 100 में से ऑलमोस्ट 2 बच्चे, मतलब इट इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। इसे सीरियसली तो लेना पड़ेगा। थैंक यू मैम। चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम डॉक्टर डायरी में आके ऑटिज्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। आई होप इससे थोड़ा सा जो है अवेयरनेस बढ़ेगी। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी अहमदाबाद के डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन डॉक्टर दीपिका जैन के साथ चंचल न्यूज के खास प्रोग्राम डॉक्टर डायरी के द्वारा की गई बातचीत। आशा है कि आपको ऑटिज्म के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही इंपोर्टेंट डिसीज पर चर्चाएं होगी। तब तक के लिए नमस्कार।